दहेज में एक फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए गया था और वहाँ उनकी टेक्नोलॉजी और जिस मटेरियल को बना रहे हैं और वो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कितना रोल प्ले कर सकता है, उन सारे विषयों को मैं समझ रहा था। उस दिन मेरे मन में आया था कि उनका तो ग्लोबल मार्केट है, वो एक्सपोर्ट करते हैं अपना प्रोडक्ट, भारत में उनका कोई मार्केट भी नहीं है। लेकिन ये जो थीम थी वो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि भाई ये सरकार की तरफ से करने वाला काम कम है, अच्छा होगा कि आर्किटेक्ट्स, अर्बन प्लानर, अर्बन डिजाइनिंग करने वाले लोग, इवन डेवलपर्स, ये सब इन विषयों को अगर सुनेंगे, जानेंगे, तो हो सकता है कि ये विचार हमारे यहाँ पनप सकता है, डेवलप हो सकता है। तो करीब 6 महीने पहले ये बात मेरी हुई थी, फिर हमारे डिपार्टमेंट के लोग उस पर सोच रहे थे और उसी के नतीजे आज सबसे मिलना हुआ है। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस यहाँ हैं, अर्बन प्लानर्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं और इस प्रकार इस फील्ड में काम करने वाले एक अच्छी खासी सोच रखने वाली टीम हम मेरे सामने बैठी है। आज दिन भर हम जो चर्चा करेंगे, हमें दुनिया से बहुत कुछ सीखने जैसा होता है और हम भी औरों से नकल करने के बजाय हमारा जो श्रेष्ठ है वो, और उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है तो उस पर कैसे हम चले। और हम अगर कहीं रास्ते से भटक गए हो, बगल में दुबई को देखने के कारण या सिंगापुर को देखने के कारण, और अब हमारे लोग भी जाते आते रहते हैं बाहर, उनको भी लगता है मैं भी कुछ वैसा ही करूंगा, तो हम अगर भटक गए तो वापस लौट सकते हैं क्या? तो हो सकता है कि एक बार अगर हम चिंतन करें, मंथन करें, तो शायद कुछ अच्छी चीजें निकल करके आ सकती हैं। कभी कभी हमारी अपनी चीजें भी कालबाह्य हो गई होती है, उसको भी ढोने की जरूरत नहीं है, उसे भी छोड़ना चाहिए। कुछ अपने भी नई चीजों कैसे अपने स्थल काल परिस्थिति के अनुसार हम अपनी नई चीजों को कैसे इवॉल्व करें, इस प्रकार के विचार मंथन से, इस प्रकार के सेमिनार से ये चीजें संभव होती हैं। और ये बात सही है कि साइंस इज यूनिवर्सल, लेकिन उसकी सक्सेस की ब्यूटी इसमें है कि टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल। अगर हम लोकल टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करते, उपयोग नहीं करते, तो साइंस कितना भी यूनिवर्सल होगा, अमेरिका ज्यादा फायदा ले लेगा, जापान फायदा ले लेगा, हम वहीं रह जाएंगे। लेकिन हम अपने मॉडल को विकसित करते हैं उसी सिद्धांतों के आधार पर, तो हो सकता है हम और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और उन मूलभूत बातों को लेकर के अगर हम चले, मैं समझता हूं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये बात सही है कि दुनिया को आज ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन सारे संकटों की ओर सोचना शुरू किया है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग का भय न होता तो दुनिया क्या करती? मैं मानता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं मानता हूं शायद अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव मानने वाले लोग भी जिस रास्ते पर जा रहे हैं, शायद वो रुकने का नाम न लेते, मुड़ करके देखने का नाम न लेते, जब तक कि दुनिया तबाह नहीं हो जाती। क्योंकि भोग, यही अगर फिलॉसफी है, सब भोगी लालों की दुनिया है, तो ये सोच संभव नहीं है। ईट, ड्रिंक एंड रीमैरी, ये अगर फिलॉसफी है लाइफ की, तो ये संभव नहीं है। ये संभव वही है जहां कहते हैं तेल तख्ते न भूंजी था,
त्याग करो और भोगो। जहां मूलभूत सिद्धांत है, जिस फिलॉसफी में है, अगर वो चाहते हैं तो शायद दुनिया को कुछ दे सकते हैं। और इसलिए जब तक ग्लोबल वार्मिंग के संकट से दुनिया में एक भय पैदा नहीं हुआ, तब तक विश्व का एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसको इसकी चिंता नहीं थी। हम लोग जब दुनिया में सबसे समृद्ध माने जाते थे, सबसे सुखी माने जाते थे, तब भी हम लोगों को यह सिखाया जाता था कि हम इस प्रकृति के भी ट्रस्टी हैं और हमने एक ट्रस्टी के रूप में इसकी देखभाल करनी है, हमारी जरूरत के अनुसार उपयोग करना है। हम लोग बचपन से अब तक साबरमती में पानी नहीं देखा था, पिछले 8 साल से देखने को मिल रहा है। लेकिन जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे, तब साबरमती पूरी तरह बहती थी, भरपूर पानी था और पानी का उतना संकट नहीं था। लेकिन गांधी के साबरमती आश्रम के जीवन प्रसंगों को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं, कोई अगर पानी देता है और अगर पूरा ग्लास दिया तो वो कहते हैं, भाई ये आधा ग्लास पानी खराब क्यों कर रहे हो, मुझे आधा पीना है तो आधा ज्यादा क्यों देते हो, पानी क्यों नहीं बचाते हो। यानी उस समय वो कहते थे, 1920 के कालखंड में उनको ये चिंता सताती थी कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कैसे करें। हमारे यहां से एक 25 किलोमीटर दूरी पर महुड़ी है, गांधीनगर से दूर। आप में से कभी महुड़ी जाने का सौभाग्य मिला हो तो वहां एक जैन मुनि हो गए, बुद्धि सागर जी महाराज, 100 साल पहले हो गए। बुद्धि सागर जी महाराज ने उस समय कुछ भविष्य के संकेत दिए थे। मैं उसको एस्ट्रोलॉजिकल संकेत नहीं मानता, लेकिन विजन से वो दुनिया को देख सकते, तो उन्होंने संकेत दिए थे। वो आज भी वहां बोर्ड पर लिखे हुए, उनके अक्षरों में लिखे हुए अवेलेबल है। उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पीने का पानी किराने की दुकान में बिकेगा। आज से 80-90 साल पहले अगर कोई ये कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पीने का पानी किराने की दुकान में बिकेगा, तो उस समय लोगों ने मजाक उड़ाया होगा। लेकिन आज बिस्लरी की बोतल हम किराने की दुकान से लाते हैं। यानी उस समय उनको चिंता थी, जबकि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर न कोई आर्टिकल लिखे जाते थे, न कोई टीवी चैनलों पर भय दिखाया जाता था, कुछ नहीं था। लेकिन उनको यह अंदाज था कि स्थिति बदलेगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया कैसे बदलने वाली है। आप अगर 400 साल पहले कच्छ की धरती पर एक मैकन दादा करके हुआ करते थे, वो मैकन दादा कच्छ के रण के अंदर रहते थे, और कोई यात्री अगर रण में जाता है तो प्यास के कारण, भूख के कारण मर न जाए, तो उनके पास एक गधा, एक कुत्ता रहता था, वो उनको फॉलो करता था और कोई मुसीबत में है तो ढूंढ के लाता था, और मैकन दादा उनकी मदद करते थे। 400 साल पहले मैकन दादा के हाथ से लिखी हुई चीजें आज भी कच्छ में उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब सिंधु, सरस्वती और नर्मदा तीनों एक होंगे। 400 साल पहले लिखा है। तब उसे मालूम नहीं था कोई सरदार सरोवर डैम बनेगा और नर्मदा का पानी कच्छ में जाएगा, लेकिन उन्होंने 400 साल पहले लिखा है सिंधु, सरस्वती और नर्मदा एक होंगे। और उन्होंने ये कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कच्छ कश्मीर बनेगा। पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार से कच्छ में बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, जो बदलते देख रहे हैं, तो कोई दिन बहुत दूर नहीं हो सकता शायद स्नोफॉल की दिशा में दुनिया चली जाए 50-100 साल के बाद। कहने का तात्पर्य है कि हमारी भूमि पर इस भविष्य किस दिशा में जा रहा है, बदलाव के कारण कैसे संकट आ सकते हैं, क्या बदलाव हो सकता है, इसका अंदाज हम लोगों को भय के कारण नहीं, प्रकृति के प्रति प्रेम के कारण सहज था। लेकिन जब हम उसको भूल गए, हम छूट गए, हमने बहुत बड़ा नुकसान पाया है। और हमारी हर चीज में हम देखते हैं, हम एनर्जी का उपयोग कैसे करते हैं, हम उसकी तरफ देखें तो
तो हमें लगेगा यार क्या हम भी कमाल के लोग हैं, हम क्या करते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, इसको मीडिया के लोग नेगेटिव बना करके बॉक्स आइटम बना सकते हैं, ऐसी चीज मैं बता रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि ऐसा न करें। अब हम लोग हेल्दी रहना चाहिए, फिटनेस का अभी माहौल भी है थोड़ा, और ठंडी आती है तो और ज्यादा माहौल होता है। और इसलिए हम क्या करते हैं, अपने स्टेयरकेस में नहीं जाते हैं, लेकिन हम लिफ्ट से जाते हैं। अगर हम ही दिन में 2 बार आदत डालें कि 20 या 25 स्टेप जाना है ऊपर, तो फिटनेस में वो काम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, लेकिन जाएंगे लिफ्ट में, और फिर घर में जाकर के एक मशीन लाएंगे जो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो हमको ऊपर नीचे करता है। हमें बाहर बगीचा में जाने की फुर्सत नहीं है, हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे और हम मशीन पर दौड़ेंगे, मशीन पर चलेंगे। क्यों? फिटनेस के लिए। यानी हम अपने लाइफस्टाइल में सहज रूप से जो उपलब्ध चीजें हैं उससे बाहर निकल करके हर चीज में, उन चीजों आप घर में, मैं दिन में 10 बार टीवी चैनल बदलने के लिए खड़ा होता हूं तो मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन मैं रिमोट से करता हूं और मैं एनर्जी कंज्यूम करता हूं। यानी हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार से इसने प्रवेश कर लिया है, हमें पता तक नहीं है, उसने हम पर डोमिनेट कर लिया है, हम उसके बिना रह नहीं सकते। लेकिन अगर हम सोचते तो रहता है यार कमाल है, ये हम भी तो कमाल लोग हैं, क्यों ना मैं सुबह ऑफिस जाते समय आते समय अपने 3 मंजिला मकान है, आदत लाऊं, चलो चढ़ जाएंगे, बच्चों की भी आदत डालूंगा। लेकिन नहीं, उसके लिए डाइटिंग करूंगा, उसके लिए एक्सपर्ट्स को बुलाऊंगा, पैसे खर्च करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। तो हमारी लाइफस्टाइल ने हमको उस तरह घसीट के ले गए हैं। इसलिए शायद आज के सेमिनार में बहुत सी बातें ऐसी आएगी जो शायद हमें पहचाना कभी कभी मुश्किल हो जाएगा, कभी कभी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कभी न कभी तो ब्रेक थ्रू करना पड़ता है। अगर ब्रेक थ्रू करते हैं, जैसे मैं देख रहा हूं इन दिनों बड़ी फैशन चली है, मकान के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस कब माना जाएगा जब तक कि दीवार के बाहर शीशे नहीं है पूरे, तब तक लगता ही नहीं है कि ये कॉर्पोरेट हाउस है, ये बनाने वाले बैठे हैं यहाँ पर। हमें लगता है बस, मैं नहीं मानता हूं मित्रों कि कोई शीशे की दीवारें बनाने से कॉर्पोरेट कल्चर आ जाता है। कभी कभी हमारे मंदिरों के अंदर कॉर्पोरेट कल्चर होता है जी। आप हरिद्वार के आश्रमों में देखिए, वहां के ऐसे ही लंगोटी भर रहने वाले लोग, लेकिन जिस प्रकार से आपको रिसीव करते हैं, आपको ले जाते हैं, बिठाते हैं और आपके भीतर एक अपनत्व का एहसास कराते हैं, वो कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है क्या? लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम जो बाहरी चीजें हैं, उन बाहरी चीजों को जितना करेंगे, और फिर हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है तो फिर एसी लगाना पड़ता है। अब मैं अभी भी समझ नहीं, मैं कभी कभी तो हैरान हूं कि पश्चिम की दुनिया के अंदर अगर कोई हाथ धोता है तो उसके बेचारे के हाल ऐसे हो जाते हैं कि वो आधे घंटे तक उस स्पर्श की क्षमता ही खो देता है, इतना ठंडा पानी होता है। और इसलिए उसके लिए ब्लोअर जरूरी होता है, वो जरा गर्म हो जाए तो जरा, अब हमारे यहां भी लगे हैं सर। अब मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूं जी, मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूं। यानी हमारा बेहतर, हमारा यहाँ क्या अवस्था क्या है जी, हम अकॉर्डिंग टू दैट हम कुछ करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अब भी लगे भाई, हम गए थे अमेरिका पे, वहां ब्लॉगर है, भी लगाओ। हमारे पूर्वजों ने जो जीवन शैली विकसित की थी वो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई थी मित्रों, प्रकृति के साथ तालमेल करने वाली थी। हम उसे कैसे जोड़े? हमारे मकान, मित्रों मुझे एक घटना मेरे जीवन में हमेशा याद रहेगी। मैं आधुनिकता विरोधी नहीं हूं, मेरा कन्विक्शन है कि समय समय पर जीवन
का विकास होते रहना चाहिए। पुराने ढर्रे में जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, अगर ये हमारा मंत्र रहता है तो हम बहुत सी चीजें नहीं कर सकते, अपने तौर तरीके से कर सकते हैं। मैं कच्छ के अंदर भूकंप के समय काम करता था, तो वहां हमारे स्थानीय कार्यकर्ता, तब तो हम मुख्यमंत्री नहीं थे तो बहुत रिलैक्स रहता है, कहीं पर भी इधर उधर जा सकते थे, कोई प्रश्न नहीं था। तो कोई हमें एक बुढ़िया से मिलाने के लिए ले गया। वो माता जी की उम्र कोई 103 साल थी, ऐसा बताते थे, और लगता भी था शरीर ऐसा हो गया था, लेकिन आंख कान दांत सब साबुत थे। और वो कह रही थी मैंने 3 भूकंप देखे, बहुत साफ बोलती थी। और फिर वो अपने भूंगे में मुझे पूरा घुमाया और अंदर दिखाई कि दीवार दिखा ऐसे हाथ पकड़ के, बोलिए ये इस घर में मैं रहती हूँ, मेरी आयु इतनी हो गई, मेरी कालखंड में 3 भूकंप मैंने देखे हैं, लेकिन बोले एक दरार पड़ी है, देखो मैं घर में थी जब बोले भूकंप आया, मैं तो नहीं मरी। तो बोले देखिए हमारे पूर्वजों ने कैसा मकान बनाया है। तो शायद हमारे पूर्वजों को मालूम था कि कच्छ G5 जोन में आता है, और इसलिए अगर वहां का आर्किटेक्चर इस प्रकार का रहा तो शायद हम मर नहीं सकते। और मैं समझता हूं उसी में से वो डेवलप हुआ होगा। वो ऐसा नहीं होगा उनको चौरस मकान बनाना आया नहीं होगा, वो उस समय के आर्किटेक्चर कोई ऐसे नहीं होंगे कि जिनको अहमदाबाद में बनने वाला मकान कच्छ में नहीं बना सकते। उन्होंने कुछ सोचा होगा, और उसका परिणाम ये था कि जो भूंगा में रहते थे उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर वो G5 कैटेगरी में है और इस प्रकार का अगर संकट आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लोगों के पास विधा थी। मित्रों, हमारे यहां पोल का कंसेप्ट और हवेली आज भी दुनिया के लिए रिसर्च का विषय है। हवेली का पूरा आर्किटेक्चर, जितना मैं समझता हूं, हमारे मनीष भाई इसमें निमेश भाई अच्छा ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन पूरा हवेली मुझे हमेशा लगता है कि उसमें सफिशिएंट लाइट के लिए शायद इससे बढ़िया कोई आर्किटेक्चर नहीं हो सकता। फुल प्रूफ अरेंजमेंट है फॉर द लाइटिंग, और एनर्जी सेविंग भी है, क्योंकि उसमें सनराइज एंड सनसेट के बड़े बड़े हिसाब लगाया है ताकि वो मिनिमम एरिया को हीट देते थे। यानी वो हवेली का कंसेप्ट देखिए साहब। अब हम हवेली को छोड़ दिया, हमने उस पूरे आर्किटेक्चर को छोड़ दिया। मित्रों, हमें सोचने की आवश्यकता है। अब देखिए, जब विषयों को हम लोगों में ले जाते हैं तो लोग कैसे स्वीकार करते हैं। हम किसानों के पास गए, हमने किसानों को कहा भाई देखिए असेंबल पंप आप उपयोग करते हैं जिसमें एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है, और इट्स अ वेस्ट, और उसकी आयु भी ज्यादा नहीं होती, 3-4 साल 5 साल में आपको नया पंप लाना पड़ता है। क्यों ना आप एनर्जी एफिशिएंट पंप नहीं लेते हैं। तो कहने लगे कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो सरकार ने स्कीम बनाई, ठीक है हम आपके पंप बदल देंगे, पुराना पंप हमको दे दीजिए, हम आपको एनर्जी एफिशिएंट। मित्रों, हमारे राज्य के किसानों ने इस बात को समझा और सरकार की स्कीम को इतना सपोर्ट मिला है, और आज वो एनर्जी एफिशिएंट पंप लगा रहे हैं, और उसके कारण हमारा एनर्जी सेविंग हो रहा है। अगर एक किसान इस बात को समझता है तो हम इतने बड़े डेवलपमेंट, मित्रों अर्बन एरिया में अगर हम इस बात को कर लें तो कितना फर्क हो सकता है। कभी कभी कठोर कानून से स्थिति बदलती नहीं है जी, अंडरस्टैंडिंग से जितना बदलाव आता है उतना शायद कानून से नहीं आता है। हम ही जब नया नया अपने स्कीम लॉन्च करते हैं, उस स्कीम लॉन्च करेंगे तो आप देखिए इन दिनों आप कोई भी स्कीम ऐसी लॉन्च नहीं होती होगी जिसमें ग्रीन एरिया को बताया ना गया। बहुत केयरफुली बताते इतना एरिया ग्रीन है, इतने, अब होगा नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन कागज पे होता है, कागज पे होता है। इसका मतलब है कि उसको मालूम है कि अब आम आदमी जो फ्लैट भी लेता है वो भी इस बात से कॉन्शियस है कि ओपन स्पेस कितना है, ग्रीन एरिया कितना है, और उसको आपको कैटर करना पड़ता है। पहले का जमाना था, आज से 15-20 साल पहले, आप अपने लिटरेचर में कमरे की साइज क्या है वो देते थे, आज आप देते हैं ओपन स्पेस की साइज क्या है। इसका मतलब ये हुआ
कि आपका जो क्लाइंट है उसका मन बदला है, उसको आप कैटर करना शुरू किया है। हम धीरे धीरे एनर्जी एफिशिएंट इस प्लानिंग क्या उसका मन बनाने में रोल करें, तो आप देखना आप भी लिखेंगे कि भाई हाँ हमारा मकान बन रहा है। वो दिन क्यों ना हो जैसे आज हमने कानून बनाया कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी होगा, आपको तभी होगा, तो सब कर रहे हैं और लिखते भी हैं, अपने अपने लिटरेचर में लिखते हैं कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ हम बनाएंगे। आगे चलकर हम ये भी कहेंगे कि विद सोलर एनर्जी हम इतना यूनिट सोलर एनर्जी आपको देकर के कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा, हम उस प्लान को करके देंगे और आपको इतनी बिजली, तो वो हिसाब लगाएगा मकान लेने वाला कि एक महीने में इतना यूनिट मुझे मिलता है, एक साल में इतना यूनिट मिलेगा, तो 10 साल के अंदर मुझे इतना बिजली का मजा होगा। तो मेरा आज का फ्लैट आज 5 लाख रुपए ज्यादा होता है, तो 10 साल के अंदर तो मैं 20 लाख रुपए इससे कमा लेने वाला हूँ बिजली से। ओके आई मस्ट गो। ये अहमदाबादी तो पक्का होता है जी, पक्का हिसाब लगा लेगा और उसको पूरा भरोसा है कभी बादल आने वाले नहीं, उसको पूरा पक्का है। मित्रों अगर ये अगर जो हिसाब किताब की बात है, तो हम क्यों ना इस बात को व्यापक रूप से बनाएं। उसी प्रकार से मैं तो हैरान हूं जी, वो मैं कई बार शायद इस फोरम के कुछ लोगों ने मुझे सुना भी होगा उस विषय में। हम लोग अब पश्चिम खास करके यूरोप में उनको साहब वेदर फोरकास्ट देखना होता है। हमारे यहाँ वेदर फोरकास्ट क्या देखते हैं, सिर्फ बारिश के दिनों में देखते हैं, वो भी कृषि को लेकर के देखते हैं कि भाई हमारे किसान का क्या हाल होगा, और किसान का हाल ठीक होगा तो इकोनॉमी ठीक होगी, सब लोग समझते हैं। और इसलिए उस समय वेदर फोरकास्ट को देखने की आदत है। रूटीन में हम कभी कोई लेना देना नहीं होता वेदर फोरकास्ट से, लेकिन यूरोप में पूरे वीक का फोरकास्ट हर दिन देखता है वो, और सूरज कब निकलेगा वो लिख करके रखता है। यार फ्राइडे को सनलाइट है, तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट अपना टाइम टेबल बनाता है। उसके जीवन के केंद्र में सनलाइट कब होगा, उसके जीवन के केंद्र में होता है कार्य की रचना करते सब, क्योंकि उसे सनलाइट मिलता नहीं, और इसलिए कहीं सन आकर के चला न जाए, मैं रह न जाऊं, इसलिए वो अपने जो मकान बनाता है उसके बहुत सारी खिड़कियां बनाता है, शीशे लगाता है, ताकि कहीं से भी सूरज आ जाए तो अंदर टपक जाए। ये उसकी सोच रहती है और उनकी जरूरत है। हम भी वही करने लगे। अब हवा वो सुबह आता है, भौंकना लगता है, चमड़ी जला देता है, हम इतने परेशान हो जाते हैं यार। फिर क्या करते हैं, पर्दा लगाते हैं, एक पर्दा नहीं तो 2 लगाते हैं, फिर लाइट भी गुल, गर्मी भी गुल, और फिर बिजली चलाते हैं। फिर ऐसा घर में लगता है यार बहुत गर्मी हो रही तो एसी चलाते हैं। क्या हम ऐसा आर्किटेक्चर नहीं बना सकते थे भाई जो हमारे देश के अनुकूल हो, ताकि क्योंकि हम सूरज के लिए इतनी हमारी लालच अवस्था नहीं है, हमारे लिए वो नेचुरल अवेलेबल। हमें जरूरत है शुद्ध हवा मिले, माहौल ठंडा रहे। मित्रों आज भी कितने मंदिर हैं जहां परमात्मा को एसी में बैठना पड़ा हो, कोई हमें बताए भाई। आप इतने बड़े बड़े आर्किटेक्चर से बैठे हुए, क्या उसको गर्मी नहीं लगती है क्या? लेकिन किसी मंदिर को एसी नहीं लगाना पड़ा है, क्योंकि उसके आर्किटेक्चर रचना ऐसी है कि आप कितने भी हारे गए हो, मंदिर के उस कस में जाइए। इवन इन चर्च का जिस प्रकार से आर्किटेक्चर है, नेचुरल कोर्स में आपको एनर्जी एफिशिएंट एरिया होता है, वो आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करके वहां के एनवायरनमेंट को बदलना नहीं पड़ता है, वहां आपको ठंड पैदा करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल कुछ करना नहीं पड़ता है, नेचुरल है। लेकिन हम मंदिर जाते हैं, वहां एक अनुभूति करते हैं, घर बनाते हैं, दूसरा करते हैं। आपका क्लाइंट भी तो परमात्मा है, ऐसे ही कहते हैं ना, ग्राहक को ईश्वर माना जाता है, तो वो भी ईश्वर है, तो उसको भी ठंडे में रहने वाली व्यवस्था करो भाई। कभी कभी तो ऐसा लगता है वो दिन ऐसा दूर नहीं होगा जी कि भाई बहुत बड़े बड़े सुखी लोग हैं, अगर उनका एक मकान है इतने स्क्वायर फीट का,
इतने इतने स्क्वायर मीटर का जो भी हो, उसमें इतने यूनिट से ज्यादा वो एनर्जी कंज्यूम नहीं कर सकता। ऐसा कानून अगर लाना पड़ा तो फिर क्या करना, उसको कंपलसरी अपने घर में सोलर एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो अपना फिर 10 एसी लगाए, कौन मना करता है इसको। कभी न कभी कुछ व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। इसलिए मित्रों, अब हम इंतजार नहीं कर सकते, देर नहीं कर सकते। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बस दुनिया डूब चुकी है। नहीं, मैं इस मत का हूं कि पिछले 300 साल में जितना बर्बाद किया है, उतना अगर हमारी पीढ़ी चाहे 30 साल में ठीक कर सकती है। क्योंकि प्रकृति की विशेषता है मित्रों, हमारे शरीर पर भी अगर घाव लगता है, रूटीन में शरीर को उतना बनाने में शायद 3 साल गए होंगे, लेकिन घाव लगता है उसको भरने में शायद 7 दिन में भर जाता है। बॉडी का अपना नेचर होता है। बॉडी ये लॉस को परिपूर्ण करने के लिए एक्स्ट्रा उसकी विशेषता रहती है। ये जैसा मेरे बॉडी के साथ जुड़ा हुआ रूल है, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड के लिए जुड़ा हुआ रूल है। और इसलिए अगर मेरे शरीर को कहीं घाव लग गया, जो शरीर की रचना में मैं पैदा हुआ तब से आज तक जाकर के उतना बड़ा होगा, लेकिन वही घाव भरने में मेरी बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करके भी वो 7 दिन में भर देती है और मैं ठीक हो जाता हूं। वैसा ही प्रकृति का है। 300 साल का घाटा 30 साल में भर सके, ये प्रकृति की अपनी शक्ति है। लेकिन शर्त यही है, अब आगे बर्बाद न करें। और अगर आगे बर्बाद नहीं करते हैं तो हम स्थितियों को बदल सकते हैं। मित्रों, मैं कानूनन विषयों पर नहीं गया हूं, नियमों के विषय में नहीं गया हूं, मैं इस फील्ड का नहीं, उसने मैं डिजाइन की चर्चा नहीं कर सकता हूं। मैं एक बिल्कुल लेमैन की तरह आज बोल रहा हूं आपके साथ कि मैं एक सामान्य नागरिक के नाते मुझे लगता है कि हम किस प्रकार से चीजों को एक जगह पे हो सकती है, उसको 3 जगह पे जाकर के उसमें एनर्जी का उपयोग करते हुए उसको जोड़ करके हम सुगम। अब देखिए खिलौने साहब, अब खिलौना इसलिए है कि बच्चा खेले, पसीना निकले, लेकिन हम खिलौने वो बना रहे हैं जिसमें एंटरटेनमेंट है। इट्स नॉट अ खिलौना यार। अब वो एक मंकी आ गया और मंकी के अंदर बैटरी सेल डाल दिया, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और वो नाच रहा है, उसमें क्या खेल है। लेकिन उस मंकी के साथ उसको खेलना पड़े, बच्चे को आनंद आए, पसीना निकले, तब जाकर के वो खिलौना उसकी जिंदगी में काम आएगा जी। और इसलिए हर जगह पर से, हर क्षेत्र में सोचने की आवश्यकता है। और अगर हम सोचते हैं तो मैं मानता हूं कि हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मित्रों, मुझे विश्वास है कि ये सेमिनार न किसी के मार्केटिंग के लिए है, और डेनमार्क ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और 2050 में शायद वो उसको टोटली फॉसिल से फ्री करने के इरादे से काम कर रहे हैं। ये अपना बहुत बड़ा मिशन है डेनमार्क का। 2050 है आई थिंक। अब इफ इट इज सो, आई एम श्योर वी मस्ट लर्न समथिंग फ्रॉम द डेनमार्क, particularly they have taken a lot of initiative, and I am sure Gujarat will be beneficiary, the humanity will be the beneficiary. Thank you very much, friends. Thank you.